हेलो एवरीवन, एक्टिव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है एमएसए। एमएसए मीन्स मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। ये 5 के टूल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रेंड्स, एमएसए से रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चन हो सकते हैं या इंटरव्यूअर के द्वारा जो पूछे जाते हैं एमएसए से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 3 पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड किया हुआ है। पहले और दूसरे पार्ट में थ्योरेटिकल पोर्शन है और तीसरे पार्ट में मैथमेटिकल पोर्शन है। फ्रेंड्स, हर पार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, जो भी लोग क्वालिटी एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ एमएसए? एमएसए मीन्स मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। इसका डिफिनेशन है एमएसए इज़ एन एक्सपेरिमेंटल एंड मैथमेटिकल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ मच द वेरिएशन विद इन द मेजरमेंट प्रोसेस कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल प्रोसेस वेरिएबिलिटी। इसका मतलब यह हुआ, एमएसए एक एक्सपेरिमेंटल एंड मैथमेटिकल मेथड है जिसकी हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं कितना वेरिएशन मेजरमेंट प्रोसेस में वेरी कर रहा है, उसे हम एमएसए कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, देयर आर 5 पैरामीटर्स टू इन्वेस्टिगेट वेरिएशन इन एमएसए। 5 पैरामीटर्स की हेल्प से हम वेरिएशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं एमएसए के अंदर। आइए जानते हैं वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसकी हेल्प से वेरिएशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। पहला है बायस, दूसरा है लीनियरिटी, तीसरा है स्टेबिलिटी और चौथा है रिपीटेबिलिटी और पांचवा है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, आइए एक एक करके डिटेल में जानते हैं। पहला है बायस। इसका डिफिनेशन है अ मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ अ पार्ट इज कॉल्ड बायस। इसका मतलब यह हुआ, जब हम किसी भी पार्ट को इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं तो जो ऑब्जर्व वैल्यू आती है और ट्रू वैल्यू होती है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम बायस कहते हैं। फ्रेंड्स, आप ग्राफ की हेल्प से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड में रेफरेंस वैल्यू या ट्रू वैल्यू है और राइट साइड में आप देख रहे होंगे जो एक स्ट्रेट लाइन है, ऑब्जर्व वैल्यू है। दोनों लाइन के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों रेफरेंस वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के जो बीच का डिफरेंस है, उसे हम बायस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी भी शाफ्ट के डाया को मेज़र करना है। डाया का जो साइज़ है, रेफरेंस वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है, वो 15 mm है और हमने जो ऑब्जर्व किया वो है 15.02। दोनों का जब डिफरेंस निकालते हैं, जो डिफरेंस आता है उसे हम बायस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं पॉसिबल कॉज ऑफ बायस। पहला है सेंसर इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट प्रॉपर कैलिब्रेटेड। दूसरा है इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अगर आप इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, इस कारण से भी वेरिएशन आती है। तीसरा है अनक्लियर प्रोसीजर। जो प्रोसीजर है वो क्लियर नहीं है कि कैसे हमें मेजरमेंट करनी है, तो जिसकी वजह से भी ये वेरिएशन आती है। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं दूसरा पॉइंट है लीनियरिटी। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। ए मेजर ऑफ हाउ द साइज ऑफ द पार्ट अफेक्ट्स द बायस ऑफ ए मेजरमेंट सिस्टम। It is the difference in the observed bias value through the expected range of measurement. इसका मतलब यह हुआ, हम मेज़र करते हैं कैसे साइज ऑफ द पार्ट अफेक्ट कर रहा है बायस के मेजरमेंट सिस्टम को, और जो डिफरेंस ऑफ बायस और एक्सपेक्टेड मेजरमेंट रेंज है उसको हम लीनियरिटी कहते हैं। आइए जानते हैं पॉसिबल कॉज फॉर लीनियरिटी वेरिएशन। हमने यहाँ 6 पॉइंट्स लिए हैं आपको समझाने के लिए, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं लीनियरिटी वेरिएशन के। आइए जानते हैं पहला पॉइंट है वॉन इंस्ट्रूमेंट। जब आप इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से मेजरमेंट वेरिएशन होती है। दूसरा पॉइंट है पुअर मेंटेनेंस। अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ यूज़ करते हैं और कभी मेंटेनेंस नहीं करते तो क्या होता है, एक टाइम आने के बाद उसके अंदर एरर आता है। तीसरा पॉइंट है पुअर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब हुआ, आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है पुअर है। हो सकता है उसके अंदर पहले से ही एरर मौजूद हो,
जिसकी वजह से मेजरमेंट में वेरिएशन आती है। चौथा पॉइंट है बैड इन्वायरमेंट एंड टेम्परेचर। ख़राब इन्वायरमेंट और ज़्यादा और कम टेम्परेचर होने की वजह से भी मेजरमेंट सिस्टम के अंदर वेरिएशन आती है। पांचवा पॉइंट है रॉन्ग गेज। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको माइक्रोमीटर का यूज़ करना था किसी शाफ्ट के डाया को मेज़र करने के लिए, बट आपके पास क्या है, वर्नियर कैलिपर अवेलेबल है, आपके आसपास कहीं वर्नियर कैलिपर रखा हुआ है, आपने क्या करा, वर्नियर कैलिपर का यूज़ करा और उसको मेज़र कर लिया। बट ये क्या था, आपको यूज़ करना था माइक्रोमीटर से, बट आपने यूज़ कर लिया वर्नियर कैलिपर से, तो आपने क्या करा, रॉन्ग गेज, रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया, जिसकी वजह से भी मेजरमेंट के अंदर वेरिएशन आती है। छठा पॉइंट है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड गलत होने की वजह से भी मेजरमेंट सिस्टम के अंदर वेरिएशन आती है। जैसे हमें शाफ्ट की हाइट मेज़र करनी है हाइट गेज की हेल्प से, बट हमने क्या करा, वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हमने उसकी हाइट को मेज़र कर लिया। ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से मेजरमेंट के अंदर वेरिएशन आती है। तीसरा पॉइंट है स्टेबिलिटी। आइए सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। स्टेबिलिटी रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ मेजरमेंट सिस्टम टू प्रोड्यूस द सेम वैल्यू ओवर द टाइम व्हेन मेजरिंग द सेम सैंपल एज विथ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट। इसका मतलब यह हुआ, इसमें हम इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट कैपेसिटी को चेक करते हैं कि अगर हम अलग अलग टाइम पे सेम पार्ट को मेज़र करते हैं, वैल्यू जो आएगी वो सेम होगी, उसे हम स्टेबिलिटी कहते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, स्टेबिलिटी मीन्स हाउ एक्यूरेटली द सिस्टम परफॉर्म्स ओवर टाइम। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना एक्यूरेट परफॉर्म कर रहा है टाइम के साथ साथ, उसे हम स्टेबिलिटी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ पे दो प्रोसेस है, अनस्टेबल प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्टेबल प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो अनस्टेबल प्रोसेस है, लेफ़्ट साइड में आप देख रहे होंगे, वहाँ आप देख सकते हैं जो ग्राफ के अंदर वेरिएशन है काफ़ी ज़्यादा है। एक ग्राफ लेफ़्ट साइड की ओर जा रहा है, दूसरी जो ग्राफ है राइट साइड की ओर जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ग्राफ के बीच में काफ़ी वेरिएशन है। आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ वेरिएशन जो है बढ़ रहा है और घट रहा है, वो एक स्टेबल स्टेज में नहीं है, वो एक जैसा नहीं है, इसीलिए हम इसे अनस्टेबल प्रोसेस कहते हैं। दूसरा है स्टेबल प्रोसेस। जैसा कि आप देख रहे हैं जो ग्राफ है सारा एक स्टेबल स्टेज में है, ग्राफ के बीच में जो है कोई वेरिएशन नहीं है। टाइम के साथ साथ आप देख सकते हैं ग्राफ के बीच में किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं है। अलग अलग टाइम पे भी जो ग्राफ है उसका जो मीन है बिल्कुल सेम है, इसीलिए इसे हम स्टेबल प्रोसेस कहते हैं। चौथा पॉइंट है रिपीटेबिलिटी। इसे हम इक्विपमेंट वेरिएशन भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन है, रिपीटेबिलिटी इज़ द वेरिएशन ड्यू टू द मेजरमेंट डिवाइस। इट इज़ द वेरिएशन दैट इज़ ऑब्जर्व्ड when the same operator measure the same part many times using the same gauge under the same condition, that is called repeatability। इसका मतलब यह हुआ, रिपीटेबिलिटी एक वेरिएशन है जो मेजरमेंट सिस्टम की वजह से होता है। यह वेरिएशन ऑब्जर्व किया जाता है जब सेम ऑपरेटर मेज़र करता है सेम पार्ट को मेनी टाइम्स यूजिंग द सेम गेज अंडर द सेम कंडीशन, उसे हम रिपीटेबिलिटी कहते हैं। जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं कि जो लाइन है वो मास्टर वैल्यू है और उसके लेफ़्ट साइड में जो ग्राफ बना हुआ है वो गुड रिपीटेबिलिटी है और राइट साइड में जो है वो पुअर रिपीटेबिलिटी है। जो आप लेफ़्ट साइड में उसमें देख सकते हैं जो वेरिएशन है ग्राफ का, जो एक विड्थ है वो बहुत ही कम है, जिसका मतलब है इसके अंदर जो वेरिएशन है बहुत कम है, इसीलिए हम इसको कहते हैं गुड रिपीटेबिलिटी। और जो राइट साइड में है जिस पर लिखा हुआ पुअर रिपीटेबिलिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्राफ का वेरिएशन है काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको पुअर रिपीटेबिलिटी कहते हैं। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं पांचवा पॉइंट्स है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसे हम अप्रेजर वेरिएशन कहते हैं। दोस्तों, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि अप्रेजर वेरिएशन क्या होता है। अप्रेजर वेरिएशन मतलब ऑपरेटर के द्वारा जो वेरिएशन आता है उसे हम अप्रेजर वेरिएशन कहते हैं। आइए सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानते हैं। Reproducibility is the variation due to the measurement system. It is the variation that is observed when different operator measure the same part many times using the same instrument under the same condition is called reproducibility. Friends, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है, जो रिपीटेबिलिटी था वहाँ पे सेम ऑपरेटर मेज़र कर रहा था
बट रिप्रोड्यूसिबिलिटी में यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहा है। आइए इसका मतलब जानते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी एक वेरिएशन है जो मेजरमेंट सिस्टम की वजह से होती है। यह वेरिएशन ऑब्जर्व किया जाता है जब डिफरेंट ऑपरेटर मेज़र करता है सेम पार्ट को मेनी टाइम्स यूजिंग द सेम इंस्ट्रूमेंट अंडर द सेम कंडीशन। इसे हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप ग्राफ की हेल्प से समझ सकते हैं। एक मास्टर वैल्यू लाइन है, उसके लेफ्ट साइड में गुड रिप्रोड्यूसिबिलिटी का एक ग्राफ है और राइट साइड में पुअर रिप्रोड्यूसिबिलिटी का ग्राफ है। दोनों में जो वेरिएशन है, जो लेफ़्ट साइड में है गुड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, आप देख सकते हैं यहाँ 3 ऑपरेटर है, जो तीनों में वेरिएशन आ रहा है वो बहुत ही कम है, इसीलिए हम इसे गुड रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। और राइट साइड में जो ग्राफ देख रहे हैं, तीनों के अंदर काफ़ी गैप है, काफ़ी डिफरेंस है, इसीलिए हम इसे पुअर रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। व्हाट इज़ एट्रीब्यूट गेज? सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। इसका डिफिनेशन है, एट्रीब्यूट गेजेस आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स ए बाइनरी पास फेल मेजरमेंट रिजल्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ एट्रीब्यूट गेजेस include go or no go plug gauges, slip gauges and many visual inspection process. Attribute gauges are very common in manufacturing quality control. Friends, आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एट्रीब्यूट गेज को डिस्क्रीट गेज भी कहते हैं। एट्रीब्यूट गेज डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी भी पार्ट को मेज़र करने के लिए डिसीजन का इस्तेमाल करते हैं। एट्रीब्यूट गेज में हम डिसीजन लेते हैं इंस्पेक्शन के दौरान पार्ट ओके है या नॉट ओके है, पास है या फेल है। यहाँ पे गो और नो गो गेज का इस्तेमाल करते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे किसी गियर के इंटरनल आईडी को गेज का यूज़ करके इंस्पेक्शन करना है तो हम क्या करते हैं, प्लग गेज लेते हैं। प्लग गेज को हम गो और नो गो गेज भी कहते हैं और उसके आईडी को चेक करते हैं और डिसीज़न लेते हैं पार्ट ओके है या नॉट ओके है। इसमें किसी तरह की कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होती है, इसे हम एट्रीब्यूट गेज कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट गेज के कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे आप गेज देख सकते हैं। यहाँ पे जो एक गेज है प्लग गेज, स्नैप गेज, इसे हम एट्रीब्यूट गेज कहते हैं। व्हाट इज़ वेरिएबल गेज? आइए सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। वेरिएबल गेज मेजर ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्ट और प्रोसेस सच एज लेंथ, वेट एंड टेम्परेचर। फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वेरिएबल गेज की हेल्प से हम किसी भी पार्ट और प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक को मेज़र करते हैं, जैसे लेंथ, वेट एंड टेम्परेचर, उसे हम वेरिएबल गेज कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें किसी शाफ्ट और पिस्टन के ओडी को मेज़र करना है। ओडी मीन्स आउटर डाया, यानी बाहरी हिस्सा। हमने वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर लिया और उसके ओडी को मेज़र किया। मेज़र करने के बाद जो ऑब्जर्व वैल्यू आई, सपोज़ वो वैल्यू 20.5 आई, या जो वैल्यू है इसे हम वेरिएबल वैल्यू भी कहते हैं। जितनी बार आप वेरिएबल गेज से मेज़र करेंगे उतनी बार वैल्यू जो है वेरी करेगी, इसीलिए हम इसे वेरिएबल गेज कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल गेज। वेरिएबल गेज कौन कौन से होते हैं? वेरिएबल गेज वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज, प्रोफाइल प्रोजेक्टर, वो सारे इंस्ट्रूमेंट, वो सारे गेज होते हैं जिससे मेज़र करने पे कोई वैल्यू आती हो, कोई डेसिमल वैल्यू आती हो, उसे हम वेरिएबल गेज कहते हैं। व्हाट इज़ मिस रेट और टाइप 2 एरर? आइए सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। इसका डिफिनेशन है, ड्यू टू डिफेक्ट गेज पार्ट इज़ ओके बट एक्चुअली पार्ट इज़ नॉट ओके, दैट इज़ कॉल्ड मिस रेट और टाइप 2 एरर। आइए इसको हम इस तरह समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई रिजेक्ट पीस है, जब हम किसी गेज या इंस्ट्रूमेंट से उस पार्ट को चेक करते हैं तो चेक करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है कि पार्ट जो है वो ओके है। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ? जबकि पार्ट रिजेक्ट है फिर भी गेज ओके बता रहा है। इसका मतलब यह है गेज के अंदर डिफेक्ट या एरर होने की वजह से पार्ट को ओके बता रहा है। इसे ही हम मिस रेट या टाइप 2 एरर कहते हैं। व्हाट इज़ फॉल्स अलार्म और टाइप 1 एरर? इसका डिफिनेशन है, ड्यू टू डिफेक्ट गेज पार्ट इज़ रिजेक्टेड
but actually part is okay, that is called false alarm or type 1 error. फ्रेंड्स, false alarm का जो कंसेप्ट है वो जस्ट अपोजिट है मिसरीड और टाइप 2 एरर के। आइए समझते हैं इसमें क्या होता है। हमारा पार्ट ओके है, बट जब हम गेज या इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं और उससे चेक करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है कि पार्ट जो है वो रिजेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ऐसा क्यों हुआ जबकि जो पार्ट ओके था इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करने के बाद उस पार्ट को रिजेक्ट बता रहा है। फ्रेंड्स, जो लोग जानते हैं वो लोग अपने आप आंसर को रिपीट करें, और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग ज़रूर ध्यान से समझें कि ऐसा क्यों हुआ। गेज में एरर और डिफेक्ट होने की वजह से ओके पार्ट को रिजेक्ट बता रहा है, उसे हम फॉल्स अलार्म या टाइप 1 एरर कहते हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जब आप एट्रीब्यूट गेज क्रॉस टेबुलेशन मेथड का स्टडी करेंगे वहाँ इसका यूज़ होगा कापा की वैल्यू कैलकुलेट करने में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर वेरिएबल गेज आर स्टडी। वेरिएबल गेज आर स्टडी करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है अ मिनिमम ऑफ 2 और मोर ऑपरेटर्स। कम से कम 2 या 3 ऑपरेटर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है एट लीस्ट 10 पार्ट शुड बी रिक्वायर्ड। आर स्टडी करने के लिए कम से कम 10 पार्ट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है ईच पार्ट शुड बी मेजर्ड 2 और मोर टाइम्स। एक पार्ट को कम से कम 2 या 3 बार मेज़र करना है। चौथा पॉइंट है ऑपरेटर शुड मेज़र पार्ट्स इन रैंडम ऑर्डर। ऑपरेटर को पार्ट रैंडम ऑर्डर में मेज़र करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है एडिक्वेट सेंसिटिविटी ऑफ इक्विपमेंट 10:1 रूल इंस्ट्रूमेंट लिस्ट काउंट शुड बी डिवाइडेड द टॉलरेंस इनटू 10 पार्ट्स। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो 10/1 रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 10/1 का रूल का मतलब हुआ जैसे कि आपको मेज़र करना है 10 माइक्रोन तक, तो आपके इंस्ट्रूमेंट की जो मेज़रमेंट कैपेसिटी होना चाहिए 1 माइक्रोन तक, जिससे कि मेज़रमेंट में एक्यूरेसी हो। छठा पॉइंट है मेज़रमेंट सिस्टम शुड टू बी इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल इन प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ ओनली कॉमन कॉज ऑफ वेरिएशन नॉट द स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन। मेज़रमेंट सिस्टम स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में होना चाहिए। प्रोसेस में जो वेरिएशन होना चाहिए वो कॉमन कॉज वेरिएशन होना चाहिए, स्पेशल कॉज वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कैसे आर कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले एक हम फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें पार्ट नेम, पार्ट नंबर, उसके बाद गेज नेम, कैरेक्टरिस्टिक नेम लिखते हैं। जिस गेज का यूज़ कर रहे हैं उस गेज का नाम लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक में जिस चीज़ को आप चेक कर रहे हैं उसके डाया को अगर चेक कर रहे हैं तो डाया लिखना है, आईडी चेक कर रहे हैं तो आईडी लिखना है, जो भी चीज़ चेक कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद नॉमिनल साइज़ क्या है, आपका जो एक स्टैंडर्ड साइज़ है वो साइज़ लिखना है। उसके बाद कस्टमर नेम लिखना है। उसके बाद जो परफॉर्म्ड किया जा रहा है, इस शीट को बनाया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है, जिसके द्वारा भी किया जा रहा है उसका नाम लिखना है। इस तरह से हम एक फॉर्मेट बनाते हैं और गेज आर स्टडी करने के लिए हम 3 ऑपरेटर और 10 पार्ट का सेलेक्ट करते हैं और एक पार्ट को हमें 3 बार चेक करना है। आइए जानते हैं डेटा की हेल्प से कैसे टेबल तैयार किया जाता है और आर की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। फ्रेंड्स, हमने एक ऑपरेटर और 10 पार्ट सेलेक्ट किया और हमने 10 पार्ट को अलग अलग कॉलम में लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, पहले पार्ट को चेक किया और रीडिंग नोट किया। उसी तरह दूसरे पार्ट को चेक किया, रीडिंग नोट किया। उसी तरह 10 पार्ट को चेक किया और रीडिंग नोट किया। उसी तरह एक पार्ट को 3 बार हम चेक करते हैं और रीडिंग नोट करते हैं। उसके बाद हम XA यानी एवरेज निकालते हैं और RA यानी रेंज कैलकुलेट करते हैं। जब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम XA बार कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम RA बार कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह दूसरा ऑपरेटर पार्ट को चेक करता है, रीडिंग नोट करता है, उसके बाद XB यानी एवरेज निकालता है, RB यानी रेंज निकालता है। सेम इसी तरह तीसरा ऑपरेटर भी चेक करता है, रीडिंग नोट करता है और उस तरह से एक टेबल बनाता है और XC कैलकुलेट करता है और RC कैलकुलेट करता है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम XP बार निकालते हैं। XP बार निकालने का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एवरेज XA, XB, XC, यानी
एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी जो एवरेज है उसका हम एवरेज निकालते हैं, उससे हम एक्स पी बार कहते हैं। तो इस तरह से हम एक्स पी बार कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम एक्स पी डबल बार कैलकुलेट करेंगे। एक्स पी डबल बार कैसे कैलकुलेट करें? एवरेज ऑफ एक्स पी बार, ये होता है एक्स पी डबल बार। तो इस तरह से हम एक्स पी डबल बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम आर पी कैलकुलेट करेंगे, यानी रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है मैक्सिमम ऑफ एक्स पी बार माइनस मिनिमम ऑफ एक्स पी बार। तो इस तरह से इस फार्मूला का यूज़ करके हम आर पी कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं आर पी की वैल्यू 0.056 आई है। उसी तरह दोस्तों हम आर बार कैलकुलेट करेंगे। आर बार का फार्मूला होता है आर ए बार प्लस आर बी बार प्लस आर सी बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अप्रेजर। हमारे पास क्या है? आर ए बार प्लस आर बी बार आर सी बार कैलकुलेटेड है। जस्ट हमें क्या करना है? पुट करना है और कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद हम एक्स बार डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। एक्स बार डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए इसका फार्मूला होता है मैक्सिमम ऑफ एक्स ए बार, एक्स बी बार, एक्स सी बार माइनस मिनिमम एक्स ए बार, एक्स बी बार और एक्स सी बार। इस फार्मूला का यूज़ करके हम एक्स बार डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू है 0.010। फ्रेंड्स, जब हमने आर बार कैलकुलेट कर लिया, एक्स बार डिफरेंस और आर पी कैलकुलेट कर लिया, तो हम उस वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं रिपीटेबिलिटी, यानी इक्विपमेंट वेरिएशन, जिसे हम ईवी कहते हैं। ईवी का फार्मूला होता है आर बार इंटू K1। K1 जो है, हम एक पार्ट को 2 बार चेक किया तो हम K1 की वैल्यू 4.56 लेंगे। अगर हमने 3 बार चेक किया तो हम 3.05 लेंगे। तो हमने जो एक पार्ट को 3 बार चेक किया, इसलिए हम वैल्यू जो लेंगे 3.05। ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो जो ईवी की वैल्यू कैलकुलेट हुई 0.0169। उसके बाद हम निकालेंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी अप्रेजर वेरिएशन, एवी। एवी का फार्मूला होता है रूट अंडर एक्स बार डिफरेंस इंटू K2 का होल स्क्वायर माइनस ईवी का स्क्वायर बाई NR। एक्स बार डिफरेंस कैलकुलेटेड है और ईवी भी कैलकुलेटेड है। K2 की जो वैल्यू है, यहाँ पे हम डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अप्रेजर कितने हैं। नंबर ऑफ अप्रेजर अगर 2 हैं तो 3.65 यूज़ करेंगे, और नंबर ऑफ अप्रेजर 3 हैं तो 2.7 यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो टेबल में लिया है नंबर ऑफ अप्रेजर 3 है, तो हम यहाँ पे 2.7 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बार डिफरेंस में। उसके बाद उसका होल स्क्वायर करके ईवी से माइनस कर देंगे। उसके बाद डिवाइड करेंगे NR। एन है नंबर ऑफ पार्ट्स और आर है नंबर ऑफ अप्रेजर। इस तरह से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू निकलेगी 0.0303। फ्रेंड्स, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे तीसरा पॉइंट, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जिसे हम RNR कहते हैं। ओके, RNR का फार्मूला है रूट अंडर ईवी का स्क्वायर प्लस एवी का स्क्वायर। जैसा कि आप ईवी एंड एवी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद इस वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। जब आपने कैलकुलेट किया तो RNR की वैल्यू जो निकली 0.01716। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला की हेल्प से। उसके बाद हमें क्या निकालना है? पार्ट वेरिएशन। पार्ट वेरिएशन को हम PV से डिनोट करते हैं। PV का फार्मूला होता है RP इंटू K3। ये जो K3 है डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ पार्ट्स पे, कि आपने जो पार्ट्स लिए हैं वो कितने लिए हैं। तो हमने 10 पार्ट्स लिए हैं, तो 10 पार्ट्स के जो आएंगे K3 की वैल्यू 1.62। RP आपने कैलकुलेट कर चुके हैं, तो RP से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.62 से, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी 0.00907। तो जैसा कि आपने PV भी कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आप निकालेंगे टोटल वेरिएशन, जिसे हम डिनोट करते हैं TV से। TV इज इक्वल टू रूट अंडर RNR का स्क्वायर प्लस PV का स्क्वायर। जैसा कि आप RNR भी कैलकुलेट कर चुके हैं और PV भी कैलकुलेट कर चुके हैं। दोनों वैल्यू को जब आप पुट करते हैं यहाँ पे, तो जो वैल्यू कैलकुलेट होती है 0.1939। इस तरह से आपने TV भी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें EV एंड AV, RNR, PV एंड TV की वैल्यू यहाँ पे लिखना है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम EV, AV एंड RNR, PV का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। आइए जानते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला पॉइंट है परसेंटेज ऑफ EV। उसका फार्मूला होता है EV बाई TV इंटू 100। जब हम वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 8.715। दूसरा है परसेंटेज ऑफ AV।
इसका फॉर्मूला होता है AV/TV × 100। जब हम वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 15.6266। तीसरा पॉइंट है परसेंटेज ऑफ RNR। इसका फॉर्मूला होता है RNR / TV × 100। जब हम वैल्यू को पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है 8.849। चौथा पॉइंट है परसेंटेज ऑफ PV। इसका फॉर्मूला होता है PV/TV × 100। जब हम वैल्यू को पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो आता है 4.6776। आप चाहें तो आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है इसलिए हम इस तरह से आपको बता रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा पर्पस था RNR कैलकुलेट करना, हमने कैलकुलेट कर लिया। आइए अब जानते हैं वेरिएबल गेज की एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। जब RNR की वैल्यू अंडर 10% होगी तो एक्सेप्टेबल होगी, मतलब हमारा गेज एक्सेप्टेबल है, उसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है। दूसरा पॉइंट है जब RNR की वैल्यू 10% to 30% के बीच में होगी तो गेज को हम एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है इम्पोर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन और जॉब। तीसरा पॉइंट है जब RNR की वैल्यू मोर देन 30% होगी तो गेज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और मेजरमेंट सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। जब RNR की वैल्यू मोर देन 30% होगी तो गेज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी। फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को समझने के लिए बार बार देखें, हो सकता है एक बार में समझ में ना आए क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं तो उनके लिए यह टॉपिक बहुत ही आसान है। जैसा कि हमने RNR की वैल्यू कैलकुलेट किया 8.84, यानी हमारा जो गेज है, हमने जिस गेज से जो डेटा तैयार किया है वो गेज एक्सेप्टेबल है, ओके है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएबल गेज की RNR वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, गेज है, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ओके फ्रेंड्स, दैट इज़ द एंड ऑफ द टुडे टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियो बनाने में हेल्प करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।